हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू एजुकेशन बोर्ड। स्वागत आप सभी प्यारे स्टूडेंट्स का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम कुछ कवर करने वाले हैं पॉलिटी के एमसीक्यूज। देखिए, आपका जो सीईटी का एग्जाम होने वाला है तो उसके अंदर पॉलिटी की बात करें तो 7 से लेकर 9 क्वेश्चन आपके पूछे जाने वाले हैं। इनकी वेटेज कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी थोड़ी सी कम हो जाती है, परंतु ये डेफिनेट है कि भी आपके एग्जाम के अंदर पॉलिटी से क्वेश्चन आपके बनेंगे ही बनेंगे। एक तरफ आप हरियाणा जीके को पढ़ रहे हो, दूसरी तरफ मैं आपको पॉलिटी और उसके साथ में आपको मैं इकोनॉमिक्स के एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाऊंगा विद इन डिटेल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बताइए संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे। यानी कि संविधान सभा के बारे में आप सभी लोग जानते हो कि हमारे देश का जो संविधान है, यानी कि हमारे देश का जो कानून है, उसको हम क्या बोलते हैं? देश का संविधान बोलते हैं। और एक बात हम ये भी जानते हैं कि संविधान हमारा संविधान सभा के लोगों के द्वारा बनाया गया और संविधान सभा के अंदर सारे के सारे लोग भारतीय थे। तो उस संविधान सभा के अंदर चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी का मतलब होता है परमानेंट और अध्यक्ष का मतलब क्या होता है? हेड कौन थे, ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन के हिसाब से यदि बात की जाए तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहेगा। क्या रहेगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहेगा। यानी कि स्थायी अध्यक्ष परमानेंट हाउस कौन थे? आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बात करें प्यारे बच्चों की संविधान सभा की जो गठन है वो कब हुआ था, तो उसकी आपको डेट याद रखनी है। डेट थी आपकी 9 दिसंबर 1946। इस दिन होता है क्या? संविधान सभा की बैठक होती है। और इसके साथ में आप बोलते हैं कि संविधान सभा का गठन भी आपका 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इस दिन की बात की जाए तो टेम्परेरली आपका अंतरिम जो अध्यक्ष चुने गए थे उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि आपके क्या थे? टेम्परेरी थे, या फिर हम बोलते हैं कि अंतरिम थे। क्या थे? अंतरिम, टेम्परेरी, अस्थायी अध्यक्ष। तो यदि आपसे पूछ ले कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। कब चुने गए थे? 9 दिसंबर 1946 को चुने गए थे। यदि पूछ ले आपसे कि भी चुने गए थे तो किस आधार पे, किस बेस पे चुने गए थे, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका? कि सर वरिष्ठता के आधार पर चुने गए थे। क्योंकि संविधान सभा की जो आपकी टोटल जो आपकी स्ट्रेंथ थी 389, इन 389 सदस्यों में से सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो वरिष्ठता के आधार पर इनको 9 दिसंबर 1946 को टेम्परेरी अध्यक्ष बनाया गया था। उसके ठीक 2 दिन के बाद में आपका डेट आती है कौन सी? 11 दिसंबर 1946। इस दिन क्या हुआ था? इस दिन आपका संविधान सभा के अंदर स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। इसके साथ में अध्यक्ष के अलावा आपका एक यानी कि 2 आपके उपाध्यक्ष भी चुने गए थे। यानी कि एक तो आपके चेयरमैन है और एक आपके वाइस चेयरमैन भी इसी दिन चुने गए थे। वाइस चेयरमैन की बात करें बच्चों तो वाइस चेयरमैन हो जाएंगे आपके, एक तो थे आपके H.C. मुखर्जी और एक थे आपके V.T. कृष्णमाचारी। V.T. कृष्णमाचारी थे। यानी कि 2 आपके उपाध्यक्ष बनाए गए थे, H.C. मुखर्जी और उसके अलावा आपकी बात की तो V.T. कृष्णमाचारी आपके। ठीक है, तो 2 आपको उपाध्यक्ष के नाम याद रखने हैं। उसके साथ में आपको याद रखना है कि परमानेंट जो आपके हेड है वो कौन बनाए गए थे? आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए की बात कर ले तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिनको हम जानते हैं कि संविधान के निर्माता के नाम से जानते हैं कि संविधान बनाने का काम किसका था? आपका इनके द्वारा बनाया गया। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए, क्योंकि संविधान सभा के अंदर सबसे ज्यादा पढ़े लिखे इंसान कौन थे? आपके यही थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। उसके अलावा हम जानते हैं कि संविधान के जनक या फिर कह लो संविधान की जननी, तो संविधान के जनक बोलो, जननी बोलो, माता पिता बोलो, तो वो भी कौन हो जाएगा आपके? उसका आंसर भी आपका डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हो जाएगा। ये कई बार आपसे क्वेश्चन पूछता है कि संविधान सभा की यानी कि जो आपका संविधान बनाया गया तो संविधान की जननी भी कौन है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है। परंतु संविधान की जननी अम्बेडकर साहब को किसने बोला? तो उसका आंसर क्या रहेगा आपका? के.वी. राव हो जाएगा। क्या रहेगा? के.वी. राव। डॉक्टर एस राधाकृष्णन की बात करते हैं तो ये आपके भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए थे। ठीक है, यदि पूछ ले कि राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, राज्यसभा के चेयरमैन प्रथम कौन थे, तो उसका आंसर भी आपका क्या हो जाएगा? डॉक्टर एस राधाकृष्णन हो जाएगा। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि राज्यसभा के जो भी चेयरमैन बनते हैं, यानी कि राज्यसभा का चेयरमैन कौन बनता है? कि जो भी भारत का उपराष्ट्रपति बनेगा वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? राज्यसभा का अध्यक्ष बन जाएगा।
पदेन अध्यक्ष होता है। हम पढ़ते हैं ना कि उपराष्ट्रपति साहब क्या होते हैं, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, तो यदि आपसे पूछे कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन हो जाएगा। और यदि आपसे पूछ ले कि राज्यसभा के प्रथम चेयरमैन कौन थे, अध्यक्ष कौन थे, तो उसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डॉक्टर एस राधाकृष्णन हो जाएगा। 5 सितंबर को इन्हीं की याद के अंदर, इनके जन्मदिवस के ऊपर हम क्या मनाते हैं, शिक्षक दिवस मनाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। तो देखिए, जब भी हम संविधान का भाग नंबर 1 पढ़ते हैं, तो भाग नंबर 1 के अंदर बेसिकली हम किसके बारे में जानते हैं, हमारे देश के बारे में जानते हैं। भाग नंबर 1 बोलता है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, यानी कि संघ हम किसे कहेंगे और उसका कितना एरिया होगा, राज्य क्षेत्र उसका कौन कौन सा एरिया होगा। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, यानी कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में पढ़ते हैं। आर्टिकल्स की बात करें तो भाग नंबर 1 के अंदर आर्टिकल 1 से लेकर हम 4 तक पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। तो देखिए, भारत के अंदर यदि नया राज्य बनाना है तो ये अधिकार होता है हमारे देश की पार्लियामेंट, यानी कि संसद के पास में होता है। तो जब भी देश के अंदर नया राज्य बनेगा तो किस आर्टिकल का प्रयोग करके संसद नया राज्य बनाएगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद नंबर 3 इसका राइट आंसर है। यानी कि जब भी भारत के अंदर ही कोई नया राज्य बनना है तो ये काम है किसका, संसद यानी कि पार्लियामेंट का। और पार्लियामेंट को यदि नया राज्य भारत के अंदर बनाना है, किसी नए राज्य का गठन करना है, तो अनुच्छेद 3 के अकॉर्डिंग ऐसा होता है। अच्छा, संसद बिल तो पास करेगी, संसद नया राज्य गठन तो करेगी, परंतु इसका मतलब क्या हुआ, संसद के अंदर देखो प्यारे बच्चों, 2 हाउस होते हैं। जैसे एक का नाम क्या हो गया, लोकसभा हो गया, और दूसरे का नाम होता है राज्यसभा। एक लोकसभा है तो दूसरी क्या है, राज्यसभा है। 2 हाउस होते हैं हमारी पार्लियामेंट के। यदि आपसे पूछे कि संसद होती क्या है, तो संसद क्या होती है, सेंट्रल लेवल पे बात करें, केंद्र की बात करें, तो केंद्र लेवल पे केंद्र की विधायिका, और विधायिका का मतलब होता है कानून का निर्माण करने वाली। ठीक है, विधि का निर्माण करने वाली। तो पूरे भारतवर्ष के लिए जो आपकी कानून बनाने का काम करती है उसका नाम क्या है, हमारी संसद है, पार्लियामेंट है। पूरे देश के ऊपर, पूरे देश के लिए कोई भी कानून बनता है तो वो किसके द्वारा बनाया जाता है, संसद पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि संसद के अंदर पार्लियामेंट के 2 हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो फिर बिल कहाँ से पास होगा, सर बिल तो यहीं से पास होगा ना, लोकसभा से बिल पास होगा और राज्यसभा से बिल पास होगा। लोकसभा के अंदर एट प्रेजेंट बात करें तो कुल मिला के 543 क्या है, एमपीज है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है। ठीक है, लोकसभा के सदस्यों को हम क्या बोलते हैं, एमपीज बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, क्योंकि संसद के आपके क्या होते हैं, सदस्य होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, सांसद के नाम से जानते हैं। वही राज्यसभा की बात करें तो एट प्रेजेंट वर्तमान के अंदर 245 सीट है, यानी कि 245 एमपीज है। लोकसभा के सदस्यों को भी हम एमपीज बोलते हैं और राज्यसभा के सदस्यों को भी हम क्या बोलते हैं, एमपीज बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं। ठीक है, तो बिल संसद ने पास किया, मतलब क्या हुआ कि बिल लोकसभा और राज्यसभा ने बिल को पास किया। और लोकसभा से बिल पास हुआ का मतलब क्या हुआ कि लोकसभा की वर्तमान स्ट्रेंथ 543 है, तो इनके द्वारा बिल को पास किया गया होगा। राज्यसभा ने बिल को पास किया तो इसका मतलब क्या हुआ कि राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ, वर्तमान में जो आपकी स्ट्रेंथ है वो 245 है, तो इनके द्वारा बिल को पास किया गया। अब यदि भारत के अंदर कोई भी नया राज्य बनता है तो पार्लियामेंट बिल कैसे पास करती है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो पार्लियामेंट संसद बिल को पास करती है साधारण बहुमत के द्वारा, यानी कि सिंपल मेजोरिटी के द्वारा। और साधारण बहुमत का मतलब, सिंपल मेजोरिटी का मतलब होता है कुल स्ट्रेंथ का 50% प्लस में 1 हो जाएगा, 50% प्लस में 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि मैं बोलूँ कि संसद ने कोई बिल पास किया सिंपल मेजोरिटी के माध्यम से, साधारण बहुमत के माध्यम से, और साधारण बहुमत का मतलब क्या है, 50% प्लस में 1, तो लोकसभा यदि इस बिल को पास करती है साधारण बहुमत से, इसका मतलब क्या हुआ कि लोकसभा की सीटें कितनी है, 543 है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल मेजोरिटी के लिए 543 का 50% कर देंगे, यानी कि 1/2 कर देंगे और प्लस में 1 कर देंगे। तो जितने भी आपके एमपीज निकल कर आएंगे, यदि उनके द्वारा बिल को पास कर दिया जाए तो हम बोल देंगे कि संसद के हाउस आपका जो कि लोकसभा है, तो लोकसभा ने सिंपल मेजोरिटी साधारण बहुमत के माध्यम से बिल को पास कर दिया। उसके बाद बिल जाएगा राज्यसभा के अंदर, तो राज्यसभा इस बिल को सिंपल मेजोरिटी से कैसे पास करेगी। देखो, राज्यसभा के अंदर वर्तमान में सीटें कितनी है, 245 है, 245 का आप हाफ कर लेंगे, यानी कि 50% कर लेंगे, प्लस में 1 कर देंगे। तो यदि इतने मेंबर्स के द्वारा बिल को पास कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा कि राज्यसभा से भी बिल आपका सिंपल मेजोरिटी साधारण बहुमत से पास हो गया।
तो नया राज्य बनता है तो संसद पार्लियामेंट सिंपल मेजोरिटी के माध्यम से बिल को पास करती है। ये तो बात की हमने कि भारत के अंदर ही नया राज्य बनना है। यदि भारत के बाहर के किसी हिस्से को भारत में शामिल करना है तो ये काम भी आपका पार्लियामेंट का होता है, वो होता है आपका अनुच्छेद 2 के अकॉर्डिंग। क्या होता है भैया? अनुच्छेद 2 के अकॉर्डिंग यदि भारत के बाहर के किसी हिस्से को भारत में शामिल करना है तो ऐसे आपका पार्लियामेंट करती है, संसद करती है। और पार्लियामेंट कैसे बिल को पास करेगी? सेम वही जो आपका अनुच्छेद 3 में हमने पढ़ा, विद सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, सिंपल मेजोरिटी के साथ में बिल को पास करती है। यदि भारत के किसी हिस्से को भारत में शामिल करना है तो वो होता है आपका आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग। लेकिन यदि भारत के अंदर ही किसी नए राज्य का गठन करना है तो वो होता है आपका अनुच्छेद 3 के अकॉर्डिंग। दोनों में बेसिक डिफरेंस आपका समझ में आ गया होगा। उसके अलावा आर्टिकल नंबर 1 भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर बेसिकली बात की जाए तो बताया गया है कि संविधान ने हमारे देश के कितने नाम बताए हैं और किस अनुच्छेद के अंदर बताए हैं, आपको पता होना चाहिए। देखिए, वैसे तो भारत के काफ़ी नाम हैं, आर्यवर्त भी बोलते हैं, हिंदुस्तान भी बोलते हैं, इंडिया बोलते हैं, भारत बोलते हैं। परंतु यदि आपसे पूछ ले कि संविधान के अंदर हमारे देश के कितने नाम हैं तो आपको पता होना चाहिए 2 नाम रहेंगे। अब 2 नाम कौन कौन से रहेंगे? तो 2 नाम है भारत अर्थात इंडिया, यानी कि जो इंडिया है वही भारत है और जो भारत है वही क्या है? इंडिया है। संविधान ने भारत के 2 नाम बताए हैं, कौन कौन से? भारत और इंडिया, 2 नाम है। फिर आपसे पूछेगा कि किस अनुच्छेद के अंदर ये बात बोली है, तो अनुच्छेद जो पहला अनुच्छेद है हमारा संविधान का, उसके अंदर बोला गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ये बात बोल रखी है। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आर्टिकल नंबर 1, 2 और 3, इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछता है, कुछ पूछ लिया कि भारत एक संप्रभु देश है, इसका मतलब क्या है? भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसका मतलब क्या है? भारत एक गणतंत्र है, इसका मतलब क्या होता है? देखिए ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला है सभी मामलों में अंतरिम अधिकार जनता के पास है। सेकंड है भारत में संसदीय शासन नहीं है, ये तो है भारत के अंदर। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, हाँ ये भी सही है। भारत राज्यों का संघ है, ये भी सही है। परंतु आपसे पूछा क्या गया है? पूछा आपसे ये गया है कि भारत एक गणतंत्र देश है, इसका मतलब क्या है? एक बात हम सभी लोग जानते हैं कि 26 जनवरी का जो दिन होता है, इस दिन हम क्या बनाते हैं? रिपब्लिक डे बनाते हैं, यानी कि गणतंत्र दिवस मनाते हैं, रिपब्लिक डे। क्यों बनाते हैं, इसका मतलब क्या है? तो देखो, यदि मैं बोलूं कि कोई भी, जैसे बात करते हैं आप कि कोई भी देश है, मान के चलते हैं ये कोई देश है, यदि इस देश का हेड, इस देश का अध्यक्ष हो चुना हुआ, निर्वाचित हो, चुना हुआ हो, और चुना हुआ कैसे होगा? 2 कारणों से होगा। एक तो होता है प्रत्यक्ष रूप से चुना हो, और एक होता है अप्रत्यक्ष, यानी कि इनडायरेक्ट। तो यदि ये कंडीशन कहीं किसी देश के अंदर फॉलो होती है तो उस देश को बोलते हैं हम क्या? गणतांत्रिक देश बोलते हैं, रिपब्लिकन कंट्री बोलते हैं। अब एग्जाम्पल लेते हैं भारत की, क्योंकि भारत के बारे में पढ़ रहे हैं तो भारत का एग्जाम्पल लें तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो, देश कौन सा? भारत। अब भारत देश का हेड, भारत का हेड कौन होता है? तो राष्ट्र का प्रमुख होते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं भाई? देश के राष्ट्रपति होते हैं, P फॉर प्रेसिडेंट होते हैं। तो हमारा देश, भारत के प्रेसिडेंट, उनका होता है क्या? चुनाव, इलेक्टेड होते हैं, चुनाव होता है। अब चुनाव कैसे होगा? प्रत्यक्ष है कि अप्रत्यक्ष है? पहले इसको समझते हैं। देखो, प्रत्यक्ष चुनाव वो होता है जिस चुनाव के अंदर +18, जिनकी उम्र 18 प्लस हो चुकी है और जिनका लीगल तरीके से वोटर ID कार्ड बना हुआ है, यदि उनके द्वारा किसी पद को चुना जाए तो वो होता है इनकी प्रत्यक्ष चुनाव। यानी कि जिस चुनाव के अंदर आम जनता पार्टिसिपेट करती है, यानी कि अपने जैसे लोग पार्टिसिपेट करते हैं जिस चुनाव के अंदर, उसको बोलते हैं आपका क्या? प्रत्यक्ष चुनाव बोलता है, आम जनता की सीधी भागीदारी। तो देखो, प्रत्यक्ष कौन से हो गए हमारे देश के अंदर बात करें तो देखो, हम जब भी चुनाव होते हैं लोकसभा के, तो हम क्या चुनते हैं? MPs को वोट डालते हैं जब PM बनता है। उसके अलावा जब भी राज्य के अंदर चुनाव होते हैं तो हम क्या चुनते हैं? MLA चुनते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली चुनते हैं। यानी कि हम किसको वोट डालते हैं? एक तो हम सांसदों को लोकसभा के चुनाव के अंदर, और एक हम वोट डालते हैं किसको? MLAs, यानी कि विधायक को वोट डालते हैं। 2 बातें आपको पता है। तो इसके अंदर आम जनता पार्टिसिपेट करती है, यानी कि जिनकी उम्र 18 प्लस है और जिनका लीगल तरीके से वोटर ID कार्ड बना हुआ है, वो लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। चुनाव कैसा हुआ? प्रत्यक्ष चुनाव हुआ, डायरेक्ट। अप्रत्यक्ष चुनाव वो चुनाव होता है कि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि कौन होते हैं? MPs और MLA होते हैं। तो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा यदि किसी पद को चुनने का काम किया जाए तो उसको बोलते हैं हम क्या? अप्रत्यक्ष चुनाव बोलते हैं। तो राष्ट्रपति की बात करते हैं, हमारे देश के हेड की बात करते हैं, तो उनका चुनाव कैसा होता है आपका? अप्रत्यक्ष होता है। कैसा होता है भाई? अप्रत्यक्ष होता है। तो अप्रत्यक्ष होता है, तो जिस भी देश के हेड का चुनाव हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, उसको बोलते हैं हम क्या? कि
वो कैसी कंट्री आपकी? गणतांत्रिक देश है, रिपब्लिकन कंट्री है। अब ऑप्शन के हिसाब से देखें तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कि भारत के अंदर वंशानुगत शासन नहीं है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखो, वंशानुगत शासन वो होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी ही देश का हेड बनता रहे। जैसे आप बात करते हैं ब्रिटेन की, ब्रिटेन के अंदर क्या है? राजतंत्र है, राजा का शासन है, यानी कि वहाँ की जो महारानी है, अब उनके बाद में उनका उत्तराधिकारी जो बनेगा वो उनकी ही पीढ़ी का कोई ना कोई व्यक्ति बन जाएगा, और उसका कोई चुनाव नहीं होता है। यानी कि राजतंत्र में क्या होता है कि राजा का बेटा राजा बनेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा चलता रहता है, कोई चुनाव नहीं होता है, राजा का बेटा राजा बनेगा, उसका बेटा फिर राजा बन जाएगा, तो उसको बोलते हैं राजतंत्र, ठीक है, गणतंत्र नहीं बोलते हैं। लेकिन अपने देश की बात करते हैं तो अपने देश के अंदर वंशानुगत शासन नहीं है। ब्रिटेन के अंदर क्या है? वंशानुगत शासन है, कि उसका ही वंश क्या बनेगा, आगे फिर आपका शासन करेगा, रूल करेगा, राजा बन जाएगा। परंतु भारत के अंदर बात की जाए तो भारत के अंदर तो क्या होता है भैया? हेड का चुनाव होता है। अब हेड का चुनाव होगा तो हेड तो कोई भी बन सकता है। अब जैसे वर्तमान के अंदर बात करें कि रामनाथ कोविंद जी अपने देश के क्या है? राष्ट्रपति हैं। अब नेक्स्ट जब 2022 के अंदर जुलाई में इलेक्शन होंगे तो उसके अंदर ये थोड़ी ना है कि उनका ही बेटा क्या बनेगा, कि उनका ही बेटा राष्ट्रपति बन जाएगा, ऐसा नहीं है। भारत के अंदर राष्ट्रपति का क्या होता है? चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से। तो इस कारण से भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, यही मतलब होता है क्या? गणतांत्रिक देश है, ठीक है, भारत का एक गणतांत्रिक देश है। चलिए बढ़ती है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन क्या है आपके सामने? अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, या फिर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है, तो सबसे पहले हम बात करें कि इसकी बात कहाँ की जाती है। कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट की बात कहाँ की जाती है? संविधान के अंदर। IAS 2009 के अंदर क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं तो संविधान का जब भी हम पढ़ते हैं भाग नंबर 4 पढ़ते हैं तो ये आपका संबंधित है किससे? DPSP। DPSP का मतलब क्या हुआ कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बोलते हैं, फिर तत्व बोल लो। इसके अंदर जब हम पढ़ते हैं तो आर्टिकल्स है कितने भैया? 36 से लेकर 51 तक आर्टिकल हैं, 36 से 51 है। और इसी के बीच में आता है आपका क्या? आर्टिकल नंबर 38, 38 बोल दो या फिर 38 बोल दो। ये आर्टिकल नंबर 38 बोलता है कल्याणकारी राज्य की स्थापना। तो डीपीएसपी की बात करें तो इसके अंदर राज्य के कर्तव्य बताए गए हैं, राज्य की ड्यूटीज बताई गई है कि भैया देखो, राज्य आपकी ड्यूटी होगी कि आप क्या करोगे कि समाज के अंदर कल्याणकारी राज्य की स्थापना करोगे, जिसके अंदर क्या होगा कि अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर अधिक से अधिक कल्याण को सुनिश्चित करना, कि लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण हो सके, इस कारण से कल्याणकारी राज्य की स्थापना करनी है, ठीक है। तो उस हिसाब से देखिए तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि अधिकतम संख्या का मेजर आपकी जो पॉपुलेशन होती है कि अधिक से अधिक पॉपुलेशन का क्या करना है भैया? कल्याण सुनिश्चित करना है, उनका भला। उसके भला कैसे होगा? आर्थिक तौर पे उनका भला हो, कि सबके पास क्या हो भैया? आजीविका चलाने के लिए सबके पास में क्या हो? पैसा हो। राज्य के पास में जितने भी आपके संसाधन वगैरह होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं सरकारों के पास में, तो उनका उचित वितरण हो। समाज की हम बेरोजगारी दूर करें। उसके अलावा क्या करें भैया? गरीबी को दूर किया जाए, कोई भूखमरी से भूख से ना मरे। उसके अलावा न्याय की बात करते हैं। न्याय की बात कैसे कि कि भारत देश के अंदर सभी को क्या मिले? सभी लोगों को सामाजिक तौर पर न्याय मिले, आर्थिक तौर पर न्याय मिले, राजनीतिक तौर पर न्याय मिले। तो ये बात भी आपका आर्टिकल नंबर 38 ही करता है कि भारत के सभी लोगों को सामाजिक न्याय मिले, आर्थिक न्याय मिले, उसके अलावा आपका राजनीतिक न्याय मिले। और यदि ऐसा हो जाता है तो हम क्या बोलेंगे कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो चुकी है। और कल्याणकारी राज्य का मतलब क्या हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या भारत के अंदर, भारत की ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन का क्या हो भैया? कल्याण हो, सुनिश्चित करना। तो राज्य का ऐसा कर्तव्य बताया जाता है किसके अंदर? DPSP के अंदर बताया जाता है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। उसके बाद पूछेगा कि DPSP का आपका जो स्रोत है, सोर्स क्या रहेगा? तो आप पढ़ते हैं आयरलैंड। क्या पढ़ते हैं? आयरलैंड। कई बार एग्जाम के अंदर पूछता है कि DPSP हमने कहाँ से लिया गया है, तो DPSP का प्रावधान हमने आयरलैंड से लिया गया है। परंतु इसके साथ में बात बताऊँ आपको, तो इसके दो अन्य स्रोत भी है। एक रहेगा आपका स्रोत कौन सा? एक स्रोत आपका इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन बाय BN राव। अब BN राव कौन थे आपके? तो संविधान के उनके संवैधानिक सलाहकार थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे आपके? BN राव थे, बेनिगल नरसिम्हा राव थे, ठीक है। तो उनका एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन था, तो उसके ऊपर भी आपका बात की जाती है, DPSP के बारे में बात की जाती है। तो एक सोर्स हो गया।
सेकंड आयरलैंड ही है, और तीसरा यदि बात की जाए तो आपका जो भारत शासन अधिनियम 1935 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, तो उस वो भी आपका सोर्स बैठता है किसका, डीपीएसपी का। 3 स्रोत होते हैं, ठीक है, याद रखना है आपको। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, ये आपसे पूछा गया है। विलियम वुड, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, A.V. अलेक्जेंडर, ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले देखिए बात करें आप, तो आपसे एक क्वेश्चन ये पूछता है कि हमारे देश के अंदर संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था, संविधान सभा बनाई गई थी, और संविधान सभा की कुल स्ट्रेंथ कितनी थी आपकी, स्टार्टिंग में 389 सदस्य थे संविधान सभा के, जो टोटल आपके कहां से थे, भारत से थे, पूरे भारत से चुने गए थे। फिर आपसे पूछता है कि संविधान सभा का जो गठन हुआ था 1946 के अंदर, और गठन कब हुआ, 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा का गठन हुआ, तो ये गठन संविधान सभा का किस मिशन के आधार पर हुआ था, तो उसका राइट आंसर होता है आपका क्या, कैबिनेट मिशन होता है। क्या होता है, कैबिनेट मिशन होता है। कैबिनेट मिशन मार्च 1946, 24 मार्च एग्जैक्ट डेट है, 24 मार्च 1946 के अंदर पहुंचता है भारत। अब ये मिशन कहां से आया था, तो ये मिशन आया था आपका ब्रिटेन से, ब्रिटेन की पार्लियामेंट से आपका मिशन आया, कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत के अंदर पहुंचता है। पहुंचने के बाद में यहाँ पे वो स्थिति जायजा लेता है कि भैया संविधान बनाना है देश का, तो संविधान बनाने के लिए सबसे पहले संविधान सभा का होना जरूरी है, तो सबसे पहले गठन किया जाएगा संविधान सभा का। और एक्चुअल में हमारे देश की संविधान सभा का गठन भी आपका कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पर भी हुआ था। तो कैबिनेट मिशन के अंदर आपसे सदस्य पूछेगा, तो देखिए भैया पैथिक लॉरेंस की बात करते हैं, तो ये आपका कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे। कैबिनेट मिशन के अंदर कुल मिला के टोटल 3 ही मेंबर थे, 3 सदस्य थे। इसमें से सबसे पहले है पैथिक लॉरेंस, जो कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष भी थे, चेयरमैन थे। उसके अलावा 2 अन्य सदस्य थे आपके, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर थे, 2 ये थे। तो टोटल 3 मेंबर, पैथिक लॉरेंस, A.V. अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स। बट ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा क्या गया है, पूछा यह गया है कि कैबिनेट मिशन का इनमें से कौन सा सदस्य नहीं था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, विलियम वुड इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन ने कुछ सिफारिशें पेश की, जिसमें से बात करें तो सबसे पहली सिफारिश कौन सी की, इन्होंने बोला कि भैया संविधान सभा भारत के लिए बन रही है, तो उसके अंदर कुल मिला के जो आपका टोटल जो आपकी स्ट्रेंथ रहेगी संविधान सभा की, वो रहेगी आपका 389 मेंबर्स रहेंगे। तो फिर भारत के लोगों ने पूछा कि 389 मेंबर्स रहेंगे, तो उनमें से फिर आप ये बताइए कि 389 में से आपका जो मेंबर है वो किस बेस पे रहेंगे, तो बेस फिर बताया कैबिनेट मिशन ने कि भैया देखो भारत के अंदर उस टाइम पे जनसंख्या थी 39 करोड़, कितनी थी, 39 करोड़ थी। कुछ किताबें आपको 40 करोड़ भी बताती है, परंतु एग्जैक्ट डाटा की बात करें तो 39 करोड़ थी। अब इन 39 करोड़ जनसंख्या की बात करें तो उस हिसाब से उन्होंने बोला कि देखिए भैया 389 सदस्य टोटल है, तो एक सदस्य चुना गया है कितने की जनसंख्या पे, 10 लाख पॉपुलेशन पे, जनसंख्या पे 10 लाख पॉपुलेशन के अंदर के ऊपर आपका एक सदस्य चुना गया है। इस हिसाब से आपका 39 करोड़ के ऊपर 389 सदस्य बैठते हैं, दैट्स इट। उसके अलावा बात की जाए तो कहाँ कहाँ से चुने गए थे, तो देखिए 296 सदस्य आपके ब्रिटिश भारत, बीबी का मतलब क्या हुआ, ब्रिटिश भारत हुआ। तो संविधान सभा के अंदर कुल स्ट्रेंथ 389, जिसमें से 296 सदस्य ब्रिटिश भारत से, जबकि प्लस में कर दे अपन 93 सदस्य, तो ये चुने गए थे आपके प्रिंसली स्टेट्स, देसी रियासतें। ब्रिटिश भारत वो था जिसके ऊपर अंग्रेजों का डायरेक्ट शासन था, अंग्रेज के अंदर गवर्नर बनते थे, और 93 सदस्य वहाँ से जिनके अंदर क्या था भैया, देसी रियासतें थी, और देसी रियासतों के अंदर आपका राजा महाराजाओं का शासन था, परंतु वो भी आपके अंग्रेजों के अधीन ही काम कर रहे थे। तो कुल स्ट्रेंथ 389, जिसमें से ब्रिटिश भारत से 296, जबकि आपके देसी रियासतों से 93 सदस्य आपके चुने गए थे, ठीक है। यानी कि चुने तो क्या गए थे, 93 सदस्य आपके नामांकित थे, नॉमिनेटेड थे, इनका कुछ चुनाव नहीं हुआ था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था। देखिए संविधान की बात करते हैं, संविधान को बनाया गया, तो संविधान किसके द्वारा बनाया गया, संविधान सभा के द्वारा बनाया गया, जिसके अंदर आपके सारे के सारे मेंबर भारतीय थे। स्टार्टिंग में 389 सदस्य, जिस टाइम पे संविधान सभा का गठन हुआ 9 दिसंबर 1946 को। अब पूछ रहा आपसे कि कितना टाइम लगा, कितना समय लगा, तो संविधान सभा ने संविधान के निर्माण का कार्य शुरू किया 1946 के अंदर, और एग्जैक्ट यदि बात करूँ डेट में आपसे, तो 9 दिसंबर 1946 से काम शुरू हुआ, यानी कि इसी दिन क्या हुआ था, संविधान सभा का गठन हुआ था।
यहाँ से लेकर संविधान बनने में लगा आपका, बन के तैयार हुआ 26 नवंबर सन 1949 को, ये टाइम पीरियड था। 9 दिसंबर 1946 स्टार्टिंग थी और एंड क्या था 26 नवंबर 1949, इस दिन संविधान बनकर तैयार हो गया। तो इसको यदि आप कैलकुलेट करते हैं तो टोटल आपका टाइम बैठता है 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन बैठते हैं। अब ऑप्शन के हिसाब से देखें तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 2 साल 11 महीने और 18 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बनने में कितना टाइम लगा। अच्छा, पूछ ले आपसे कि खर्चा कितना आया, संविधान बनने में खर्चा कितना आया, तो अप्रोक्सीमेट आपका 64 लाख रुपए आया। अब आपको लग रहा हो कि सर 64 लाख रुपए तो बहुत कम है। देखिए वे बात कब की कर रहे हैं हम, बात कर रहे हैं 1946 टू 1949 की बात कर रहे हैं। आज के लाखों करोड़ों अरबों रुपए आपके उस टाइम पे 64 लाख रुपए थे, काफ़ी ज़्यादा खर्चा आया। क्यों? क्योंकि संविधान सभा के लोगों के द्वारा अलग अलग देशों के अंदर गए, वहाँ के जाके संविधान को पढ़ा, ठीक है, तो संविधान पढ़ा, देशों के अंदर घूमे, लगभग आपके 60 देशों के अंदर आपके संविधान सभा के सदस्य घूमे थे। तो इस कारण से खर्चा तो देखो बनता है, 64 लाख रुपए आपका खर्चा आया था संविधान को बनाने के अंदर। उसके बाद में आपसे पूछता है कि संविधान जो आपका बना तो उसको लेखन का काम किसने किया, सुलेखन का काम किसके द्वारा किया गया? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि संविधान की जो आपकी मूल प्रति है, जो ओरिजिनल आपका संविधान है, वो आपका लिखा गया है और हाथ से लिखा गया है। तो किसके द्वारा लिखा गया, तो उनका नाम रहेगा आपका प्रेम बिहारी नारायण रायजादा रहेगा। ये कंप्लीट आपका एक ही नाम है, इनके द्वारा संविधान को लिखा गया। और यदि आपसे पूछ ले कि संविधान के ऊपर जो कारीगरी करी गई है, फूल पत्ती जो लगा के डिजाइन बनाया गया, सजावट का जो काम किया गया, वो किसके द्वारा किया गया, तो ये किया गया आपका नंदलाल बोस के द्वारा। लिखा किसके द्वारा गया आपका, तो लिखने का काम किया आपका किसने, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। और यदि आपसे पूछ ले कि इसके ऊपर सजावट का काम किसने किया, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नंदलाल बोस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था? तो संविधान सभा की बात कर रहे हैं, तो संविधान सभा के सामने संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रस्तावना क्या होती है। तो देखो, प्रस्तावना का मतलब ये होता है, कोई भी बुक लगा लो, किसी बुक की प्रस्तावना बोलती है कि उस बुक को बनाने के पीछे क्या क्या उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो किसी भी बुक का ऑब्जेक्टिव होता है क्या, प्रस्तावना होता है। और इस क्वेश्चन की बात करें तो थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं आंसर के बारे में, क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब समझते हैं कैसे। देखिए, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, संविधान सभा का गठन हुआ। उसके बाद में सेकंड बैठक होती है आपकी 2 दिन बाद के अंदर 11 दिसंबर 1946 को, जिस टाइम हम सभी लोग जानते हैं कि संविधान सभा के आपके परमानेंट जो आपके चेयरमैन है, अध्यक्ष है, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। उसके ठीक 2 दिन के बाद में डेट आई आपकी 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 की डेट आती है। इस दिन संविधान सभा के सामने पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक प्रस्ताव रखा गया था, जिसको हम जानते हैं उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से ही। तो कई बार आपसे पूछता भी है कि 13 दिसंबर 1946 की डेट इंपॉर्टेंट क्यों है। इसी दिन संविधान सभा के सामने भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री है जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा एक प्रस्ताव रखा गया और इस प्रस्ताव का नाम क्या था, उद्देश्य प्रस्ताव था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, उद्देश्य प्रस्ताव। और उद्देश्य प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, कि संविधान को बनाने के पीछे में क्या उद्देश्य होगा, संविधान के अंदर हम किन किन बातों का जिक्र करेंगे, किन किन विशेष बातों पर गौर किया जाएगा, कैसा हमारा संविधान होगा। तो संविधान बनाने के पीछे जो उद्देश्य है उसी को हम क्या बोलते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव बोलते हैं। और उद्देश्य प्रस्ताव क्या था कि संविधान बनाने के पीछे क्या उद्देश्य होगा, और संविधान का उद्देश्य ही क्या होती है, आपकी प्रस्तावना होती है। तो प्रस्तावना का मॉडिफाइड, इनकी उद्देश्य प्रस्ताव का आपका मॉडिफाइड रूप, संशोधित जो आपका रूप है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रस्तावना बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, प्रस्तावना बोलते हैं। क्योंकि संविधान को बनाने के पीछे क्या उद्देश्य होगा, किन किन बातों का संविधान में हम वर्णन करेंगे, जिक्र करेंगे, उसको हमने क्या बोला, उद्देश्य प्रस्ताव बोला। और आज का जो हमारा संविधान है उसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, वही क्या है, प्रस्तावना होती है। तो आपस में लिंक करते हैं आपके उद्देश्य प्रस्ताव और प्रस्तावना करते हैं। तो ये कब किसके द्वारा पेश किया गया, पंडित नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। ठीक है, पेश तो किया गया 13 दिसंबर 1946 को, परंतु आपसे पूछ ले कि पारित कब हुआ, पास कब हुआ, तो उसकी डेट रहेगी आपकी, उद्देश्य प्रस्ताव पास हुआ था 22 जनवरी सन 1947। पेश कब हुआ, 13 दिसंबर 1946 को, परंतु पास कब हुआ, 22 दिसंबर यानी कि 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में पास हुआ था। दोनों डिफरेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में
अगला क्वेश्चन है कि सिक्किम भारत का एक शहर राज्य बनाया गया था किस संशोधन के माध्यम से? 30वां, 32वां, 35वां या फिर 42वां? सिक्किम की बात करते हैं तो सिक्किम के ऊपर पहले चोल वंश का शासन था और अलग से अपना क्या था, एक देश था। सिक्किम अलग से क्या था, अपना देश था। उसके बाद में सिक्किम को भारत के अंदर कैसे शामिल किया गया? तो दो स्टेज के अंदर शामिल किया गया। सबसे पहले सिक्किम बना भारत का शहर राज्य, इनकी एसोसिएट स्टेट बना, इसको हम को स्टेट भी बोलते हैं। तो किस संशोधन के माध्यम से ऐसा हुआ? तो इसका जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 35वां संशोधन, जो कि कब हुआ था भाई? 1974 के अंदर हुआ था। 35वां संशोधन 1974 के अंदर हुआ। इस संशोधन के माध्यम से सिक्किम को भारत का शहर राज्य बनाया गया। अब शहर राज्य का मतलब क्या होता है? देखो, सिक्किम वैसे तो अपने आप में स्वतंत्र था, परंतु सिक्किम के कुछ अधिकार, जैसे रक्षा का मामला हो गया कि भी सिक्किम के ऊपर कोई अटैक करेगा तो उसको भारत देखेगा, भारत की सेना देख लेगी। सिक्किम की करेंसी की बात करते हैं, मुद्रा की बात करते हैं, सिक्किम के संचार की बात करते हैं, कम्युनिकेशन की बात करते हैं, सिक्किम की विदेश नीति की बात करते हैं कि सिक्किम अब किसी से आयात निर्यात करेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेगा तो उसको भी फिर भारत देखेगा। तो सिक्किम के अंदर कुछ एक ऐसे अधिकार जो कि अंडर कंट्रोल हो गए भारत के, वो अधिकार भारत ने अपने अधीन कर लिए। बाकी उसके अलावा सिक्किम अपने आप में क्या था, एक स्वतंत्र राज्य बना रहा था। तो इस कारण से हम बोलते हैं कि सिक्किम 35वें संशोधन के माध्यम से, जो कि 1974 के अंदर हुआ, सिक्किम भारत का एक शहर राज्य बना। यानी कि अपने आप में स्वतंत्र तो था, परंतु सिक्किम के कुछ अधिकार, जैसे ही रक्षा मामला, विदेश नीति, संचार व्यवस्था होगी, मुद्रा होगी, करेंसी होगी, ये भारत ने अपने अधीन कर लिए। तो सिक्किम क्या था? एसोसिएट स्टेट बना। परंतु इसके अगले ही साल 1975 के अंदर एक और संशोधन हुआ, इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा किया गया। कौन सा? 36वां संशोधन 1975। इस संशोधन के माध्यम से सिक्किम भारत का 22वां पूर्ण राज्य बना। 22वां क्या बन गया भाई? पूर्ण राज्य बना। इससे पहले क्या था? एसोसिएट स्टेट था, पूर्ण राज्य नहीं था। लेकिन 36वें संशोधन के माध्यम से सिक्किम भारत का 22वां पूर्ण राज्य बन जाता है। ठीक है, कंप्लीट स्टेट बन जाता है। एग्जैक्ट डेट यदि आपसे पूछे तो रही आपकी 16 मई 1975 रहेगा। इस दिन सिक्किम भारत का 22वां पूर्ण राज्य बन गया था। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित होती है? तो इससे पहले भी हम डिस्कशन कर चुके हैं कि यदि भारत के अंदर कोई भी नया राज्य बनता है तो ये पावर होती है किसके पास में? हमारे देश की पार्लियामेंट के पास में पावर होती है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, संसद में। क्योंकि भारत के अंदर जब भी नया राज्य बनेगा तो ये पावर किसके पास में होती है? पार्लियामेंट के पास में होती है। और पार्लियामेंट के बिल को पास कैसे करती है? पार्लियामेंट बिल को पास करती है सिंपल मेजोरिटी के माध्यम से, यानी कि 50% प्लस 1 के माध्यम से बिल को पास करती है। और संसद के अपने दो हाउस होते हैं, कौन कौन से? एक होता है लोकसभा और दूसरा कौन सा होता है? राज्यसभा होता है। तो बिल कहाँ से पास होगा? लोकसभा से भी बिल पास होगा और राज्यसभा से भी बिल पास होगा, दो चीज़। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? यानी कि फेडरल सिस्टम की बात कर रहे हैं। भारत के अंदर हम सभी लोग जानते हैं कि संघात्मक व्यवस्था है, फेडरल सिस्टम है, तो ये किस देश की देन है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका क्या? कनाडा हो जाएगा। कनाडा क्या हो जाएगा भाई? कनाडा हो जाएगा। अब कैसे? सबसे पहले समझते हैं संघात्मक व्यवस्था का मतलब ही क्या होता है। व्हाट इज फेडरल सिस्टम? संघात्मक व्यवस्था का मतलब होता है शक्तियों का बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, या फिर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा की बात क्या हुई? तो जैसा कि हम जानते हैं कि भारत के अंदर दो प्रकार के सरकारें मेन हैं। जैसे बात करते हैं अपन कि एक तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र की सरकार, और दूसरी होती है राज्य की सरकार। वैसे तो स्थानीय सरकार भी होती है, जिनको बोलते हैं कि एक तो होती है आपकी ग्रामीण स्थानीय सरकार, जैसे पंचायतें वगैरह होगी, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। उसके अलावा शहरी भी स्थानीय सरकार होती है, जिसके अंदर आपकी नगर पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका वगैरह आती है। बट तो मेन बात करें तो आपकी दो ही सरकारें होती है। कौन कौन सी? केंद्र सरकार और आपकी राज्य सरकार होती है। तो भारत देश के अंदर संघात्मक व्यवस्था है। इसका मतलब क्या हुआ कि भारत देश के अंदर शक्तियों का बंटवारा है, कुछ पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। किसके अंदर? कुछ पावर आपकी केंद्र सरकार के पास में है, जबकि कुछ पावर आपकी राज्य सरकार के पास में है। यानी कि कुछ ऐसे विषय होते हैं जिनके ऊपर कानून कौन बनाता है? आपका राज्य बनाता है। जबकि कुछ ऐसे विषय होते हैं जिनके ऊपर आपका कानून बनाता है केंद्र की सरकार बनाती है। तो वही आपसे पूछा गया है कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा के संविधान से में ले रखा है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेल कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 एक साइड है, सूची 2 दूसरी साइड है। आपसे पूछा गया मूल अधिकार।
ए में मूल अधिकार, यानी कि मूल अधिकार हमने किस देश से अपना रखे आपसे पूछ रखा है। इनकी भारतीय संविधान के स्रोत से यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन सा जो विषय है वो कहाँ से हमने ले रखा है। तो ए देखिए सबसे पहले मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट, जो कि हम संविधान के भाग 3 के अंदर पढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, ए का हो जाएगा आपका 2, क्योंकि मूल अधिकार हमने कहाँ से ले रखे हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से ले रखे हैं। तो ए का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद में शासन की संसदीय प्रणाली, तो हम सभी लोग जानते हैं कि भारत के अंदर क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसदीय प्रणाली है, ये ले रखी हमने कहाँ से, यूके से। तो बी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद में आपात उपबंध, वैसे तो आपात उपबंध इमरजेंसी प्रोविजंस की बात करते हैं तो वो देन है आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, परंतु इस क्वेश्चन के अंदर जो आंसर दिख रहा है हमें, उसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर 4 जर्मनी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग पढ़ते भी हो कि आपात उपबंध हमने कहाँ से लिखे, जर्मनी से, परंतु एक्चुअली में बात करें तो आपातकालीन उपबंध इमरजेंसी प्रोविजंस हमने ले रखे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। और जो इमरजेंसी के टाइम पे हमारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं, वो प्रावधान हमने कहाँ से ले रखा है, जर्मनी के वाइमर संविधान से ले रखा है, दोनों में डिफरेंस है। उसके अलावा डी ऑप्शन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व दे रखे हैं, तो ये तुमने कहाँ से ले रखे हैं, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका, आयरलैंड रहेगा, इनके 3 हो जाएगा, 4 3। तो 2 1 4 3 कहाँ पे रहेगा, 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कई बार ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कूट के माध्यम से, आपको पता होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो बच्चों आज की क्लास में हमने टॉप 12 क्वेश्चन किए, विद इन डिटेल किए हमने। तो आशा करते हैं भी आपको क्लास अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। और उसके अलावा यदि आपको कोई भी आपका कमेंट हो, कुछ यानी कि स्पेशल आपको पर्टिकुलर किसी टॉपिक के ऊपर एमसीक्यू चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आपको प्रैक्टिस करनी है एमसीक्यू की, और उसके अलावा आपको पीडीएफ चाहिए पॉलिटी की, इकोनॉमिक्स की, हिस्ट्री, उसके अलावा आपकी ज्योग्राफी की कोई भी आपको पीडीएफ चाहिए, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि क्या रहेगा, विकास सर जीएस के नाम से रहेगा, विकास सर जीएस। इसको आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो आपको चैनल मिल जाएगा, इसको और आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, और उसके अलावा आपको एमसीक्यू के यहाँ पे प्रैक्टिस भी यहाँ पे करवाई जाती है। तो क्लास आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए भी सभी को जय हिंद, सभी को राम राम।